हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के 9 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। और इन टॉपिक के ज़रिए बच्चों, अगर आपने इन 9 टॉपिक पर फोकस कर लिया तो आपके 60 प्लस यानी 60 नंबर तो श्योर हैं बच्चों, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। ये 60 नंबर आपके केवल और केवल 9 टॉपिक से ही मिल जाएंगे। अब 100 में से अगर 9 टॉपिक को पढ़ करके आप 60 नंबर लाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए बच्चों, पहला ही पेपर हिंदी का है और ऐसे समय में हमें ज़रूरत है एक सही प्लानिंग की, क्योंकि एक सही प्लानिंग के तहत की गई तैयारी ही अच्छा परिणाम लाती है। बहुत सारे लोग ये तो बताते हैं ये पढ़ लो, वैसे पढ़ ले, वैसे पढ़ लो, लेकिन एक सही प्लानिंग को नहीं बताते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे अगर आप फोकस करेंगे तो केवल 9 टॉपिक को पढ़कर आप यहाँ से 60 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है गद्यांश, यानी दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये टॉपिक है बच्चों आपका 10 नंबर का, ठीक है ना, क्योंकि इस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इस तरह से आपके 10 नंबर हो जाएंगे। और ये 2 पैसेज होंगे बच्चे, अथवा में दिया रहेगा, ठीक है ना, 2 गद्यांश में आप एक कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा ये है बच्चों, बेनिफिट, कि जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिया है, पहले इसको देख लीजिए। अगर पहले वाले का उत्तर हमें नहीं भी पता है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम, तब भी मान लेते हैं 2 नंबर छूट गए। लेकिन ये जो आपके इसके बाद 1, 2, 3, 4 प्रश्न ये हैं बच्चों, इन सबका जो आंसर है इसी में है, यानी इन सबका उत्तर इसी में है। तो चलिए देखिए, एक पैसेज दिया है गद्यांश कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है और मनुष्य ने युगों युगों में, ठीक है ना, युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है और बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है और संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझना। आपको अथवा में दिया रहेगा, एक ही करना है, एक पैसे जैसे अथवा में करके एक और, ये अब की बार आया हुआ था, ठीक। तो चलिए देखिए, राष्ट्र है तो अगर आपने पढ़ा होगा राष्ट्र की, ठीक है ना, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर उसी से लिया गया है। अब बच्चों इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पहले वाले का उत्तर आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, या फिर बच्चों आप इसको आप एक हेडलाइन के जरिए यानी एक हेडिंग के जरिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे लिखा जाता है मतलब संदर्भ कि प्रस्तुत, ठीक है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर यानी राष्ट्र के स्वरूप अध्याय से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए पहले वाले में जो ये रहता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो इसके लिए तो आपको हर हाल में यही करना। अगर आपको नहीं भी पता है, अगर एक छूट जाता है तो 4 तो कर सकते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका है बच्चों, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, ध्यान से समझना, हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी, हमारी, अरे भाई पुस्तक भूल गए, हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के, अब उसके बाद यहाँ पे आप काली पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि हाईलाइटेड रहे, कि राष्ट्र का स्वरूप, ठीक, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, ठीक है ना, पाठ से लिया गया है। ध्यान समझना, यही अकेले आपको समझना है, बाकी इसका उत्तर सबका उसी में मिलेगा। पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं बच्चों, इसके लेखक श्री वासुदेव या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऐसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक।
इस तरह से बच्चों आप लिख सकते हैं। यानी इस तरह से जब लिखेंगे तो ये 2 नंबर क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब देखिए मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। देखिए राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, पहले ही दिया है बच्चों कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, तो 2 नंबर तो मिल गए। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है तो आप यहाँ पर नीचे, और देखिए बच्चों ये वहाँ पर एक चीज़ और, इसको बहुत सारे स्टूडेंट पूरा उतारने लगते हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा है हमने, वहाँ पर नहीं छापना है। वहाँ पर जब आप ये स्टार्टिंग करेंगे तो जहाँ से आप देखिए यहाँ राष्ट्र का तीसरा करके और महत्वपूर्ण स्थान है, जब व्याख्या करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, राष्ट्र का तीसरा अंग, राष्ट्र का तीसरा अंग चाहे करिए, उसके बाद डैश डैश करेंगे, फिर लास्ट में स्थान है, ठीक है ना, स्थान है, इतना करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली, ठीक है ना, इतना राष्ट्र का जो तीसरा अंग, उसके बाद डैश डैश करके स्थान है, ये लिखेंगे, फिर डायरेक्टली यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा ये छापते बैठे रहिए, नहीं, ऐसा करेंगे तो टाइम चला जाएगा और कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसको छापने का नंबर थोड़ी मिलता है, इसके क्वेश्चन ये जो है इसका नंबर। तो समझ में आ गया कि दूसरा कैसे लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे बच्चों, फिर दूसरा वही चीज़ लिखेंगे जो कुछ भी, ठीक है ना, जो कुछ इसका दिया है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो देखते हैं राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, ध्यान से समझना, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है। तो देखिए यहाँ पर दिया बच्चों कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, तो ये भी मिल गए 2 नंबर। और तीसरा कह रहा है जन का मस्तिष्क क्या है, तो ये भी देखिए बच्चों क्या कहा है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, तो इसका भी आंसर मिल गया। है ना आसान, बहुत सिंपल है बच्चों, 10 नंबर आपके कोई नहीं ले सकता। और जो कुछ है थोड़ा यहाँ पर बच्चों यही प्रमुख होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कौन है, इसमें देखिए बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक, ठीक है, लेखक ये कहता है कि बिना संस्कृति के लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, लोगों के यहाँ लोगों की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों संस्कृति ही जन का क्या है, यानी मनुष्यों का मस्तिष्क है। यानी आप बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि जिस प्रकार किसी मतलब व्यक्ति का अगर सर अलग कर दिया जाए, यानी जिस प्रकार मनुष्य भी क्या है बिना सर के एकदम बेकार हो जाता है, उसमें जान नहीं होता है, उसी प्रकार बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, है ना, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखेंगे बच्चों तो आपके 10 नंबर, ये 10 नंबर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा कौन सा टॉपिक है जो आपको तैयार करना है बढ़िया से। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा टॉपिक। दूसरा जो है वो है पद्यांश। इसके पहले गद्यांश था, अब हम बात करें पद्य में। देखिए इस बच्चों आपको भी पता होगा कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है, वो पहला ही पेपर है। अगर ये गड़बड़ हो गया रसगुल्लों तो समझ लीजिए पूरा पेपर आपका बेकार चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अगर तैयारी नहीं भी हुई है तो इन टॉपिक पर अगर आपने फोकस कर लिया तब भी आप 60 नंबर से ज़्यादा पा जाएंगे। बाकी ग्रामर का जो होता है यानी व्याकरण का वो तो बहुत ही सरल है, 1-2 नंबर वाला ऐसे करके आप 8-10 नंबर तक ले सकते हैं, ठीक। लेकिन इन 9 टॉपिक के जरिए आप 60 नंबर जरूर पाएंगे, ठीक। चलिए तो पद्यांश में अब इसमें देखिए आपको अर्थ नहीं निकालना आता, डोंट वरी, परेशान मत रहिए, हम बताते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं। पहले दिया क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी बच्चों आपका 10 मार्क का होगा, 10 नंबर का, और इसमें भी 2 दिए रहेंगे, अथवा में आपको दिया रहेगा 1, तो 1 ही करना है। देखिए क्या दिया है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात और एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझते हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, हाँ रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। देखिए ये पैसेज दिया बच्चों, ये यानी एक पद्यांश दिया है। अब इसमें क्या क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है
तो इसमें पहला क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम लिखिए, मतलब वही संदर्भ जो लिखना होता है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन की श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तीसरा है कि रजनी किसका प्रतीक है। और चौथा है सुख का नवल प्रभात कब आता है। और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, इस तरह से आपके 10 नंबर कैरी हो जाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर कवि और कविता का नाम लिखना है। तो हमने बताया बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे आप पहला काम करेंगे कि दुख की रजनी मतलब पिछली रजनी या डैश डैश करके इसको भूल, मतलब ये यहाँ से जो शुरू करेंगे जहाँ पर अंत होता है डैश करके लिखिए, क्योंकि पूरा उतारना नहीं है। अब यहाँ पर कवि और कविता का नाम लिखना है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, वही जो संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्य है और इसके पहले गद्य था, ठीक है ना। ये कविता है और इसके पहले जो देखा था इसके पहले पहला वाला वो तो भाई कहानी होती है, इसलिए उसको गद्यांश बोलते हैं, गद्य। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया। यानी ये क्या है बच्चों, अगर हम बात करें कामायनी का एक अंश होता है श्रद्धा और मनु, उसी चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने लिख दिया, 2 नंबर हो गए। अगर नहीं भी पता है चैप्टर का नाम तो भाई 2 ही नंबर जाएंगे, डोंट वरी। बाकी यहाँ पर 8 नंबर तो आपके हैं ना, श्योर। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा श्रद्धा मनु के बारे में तो क्या करती है, श्रद्धा एक देवलोक से आई होती है ऐसा, ठीक है ना, उसमें कहा गया है। यानी ऐसा लगता है कि देवलोक से आई है और वो क्या है मनु को समझाती है। तो इसका मतलब श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही, तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो आंसर हो गया, मतलब सेकंडों में आपको 2 नंबर मिल गए। दूसरा है रजनी किसका प्रतीक है। तो देखिए इसमें एक चीज कहा गया है कि दुख की पिछली रजनी बीच और विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी जब दुख भरी काली रात बीतती है बच्चों तो उसके बाद ही सुख भरा नया सवेरा होता है। यानी जो रजनी है वो दुख का प्रतीक है और नवल प्रभात ये नया सवेरा सुख का प्रतीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, रजनी किसका प्रतीक है, तो रजनी किसका प्रतीक है, रजनी दुख का प्रतीक है, क्योंकि दुख की काली रात जब बीतेगी तभी सुखों का नया सवेरा उदय होता है ना। चलिए अब आगे कह रहा है कि सुख का नवल प्रभात कब आता है। देखिए हो गया ना भाई, क्या है, जब यहां से दुख की पिछली रजनी भी, कि दुख की पिछली रजनी यानी क्या है, काली रात जो होती है, कि दुख भरी काली रात, इसमें कहा गया है भैया कि सुख का नवल प्रभात कब आता है। तो लिखेंगे कि दुख की काली रात बीतने के बाद सुख का नया सवेरा होता है, बस हो गया। और फिर कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित में देखिए वही चीज घुमा फिरा के बार बार इसी से संबंधित कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इसमें देखिए व्याख्या करेंगे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है बच्चों कि श्रद्धा मनुष्य कहती हैं कि हे मनु तुम इतने उदास क्यों हो, तुम इतने उदास और हताश क्यों हो रहे हो कि सुख और दुख तो आता जाता रहता है और दुख भरी काली रात जब बीतती है तो उसके बाद सुखों का नया सवेरा होता है। यानी सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और हमें दुख में हताश नहीं हो जाना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं व्याख्या में। और 2022 में बच्चों ये आया था 3 सेट में और हर साल आता है, इसलिए हमने इसी वाले पैसेज को उठाया है। आप इस चीज को लिख कर रख लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 सेट में ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैसेज है, ठीक है ना, पद्य में। चलिए तो ये रहा बच्चों दूसरा टॉपिक। इस तरह से आपके 10 नंबर इसमें भी क्लियर हो गए। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा कौन सा टॉपिक है। चलिए तीसरा जो टॉपिक है बच्चों जो आपको एकदम से तैयार करके जाना है वो है आवेदन पत्र, ठीक है ना। अब देखिए आवेदन पत्र में बच्चों ये आपका आवेदन पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें किस चीज को तैयार करिए 100% वो आ जाए तो ये वाला जो पत्र है वही है। 100% इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए बच्चों कि यही आएगा, मतलब यही आएगा, क्योंकि 3 ही लेटर हैं, 3 ही पत्र हैं हिंदी में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और 90% ये वाला पूछा जाता है। आपको पता होगा, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और अब की बार भी ये 4 सेट में 4 सेट में ये पूछा गया, यानी 5 सेट हमारे पास हैं, उसमें से 4 में ये आया था। अथवा में कुछ भी देगा
उसका कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन ये तो आपको हर हाल में तैयार करके जाना है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और ये टॉपिक क्या है, 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए और हम बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनको सही लिखने का सही तरीका नहीं पता। एकदम आसान भाषा में हमने लिखा है, कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 2+4 का किया है, इसका मतलब बच्चों अगर आप ये यहाँ पर जो ये स्टार्ट करते हैं इसको नहीं लिखा, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी इतना लिख दिया ऐसे ऐसे करके यहाँ तक केवल इतना लिख दिया, तब भी 2 नंबर मिल गए। पीछे लिखो चाहे ना लिखो। तो 2+4, 4 इस वाले का पूरा आता है, जो नीचे भी देखेंगे तो ये चीज होता है, ठीक। लिखेंगे कैसे बच्चों, लिखेंगे कि सेवा में, आप काली पेन से यहाँ लिखिएगा सेवा में, और जस्ट इसके नीचे नहीं, इसके यहाँ से इसके सामने इतना स्थान छोड़कर नीचे लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप जहां से हैं वहां का लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर विषय क्या है बच्चों, मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, ठीक है ना। मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, विषय में क्या है भाई, हमारा मेन मैटर क्या है, तो मोहल्ले की सफाई करना है। तो सब्जेक्ट में जो इंग्लिश में होता है ना वही, यानी विषय में इतना लिखना है। फिर लिखेंगे बच्चों श्रीमान, ठीक है ना, इसी के नीचे श्रीमान। फिर जस्ट इसके नीचे नहीं लिखना है, यहाँ से कॉमा करिए, फिर स्टार्ट यहाँ से करिए। अब क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है ना, टॉपिक है। लिखेंगे बच्चों कि यहाँ से लिखेंगे श्रीमान सविनय निवेदन है कि हम गोविंदपुर प्रयागराज के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं या विवश हैं, ठीक है ना। सविनय निवेदन है कि हम गोविंदपुर प्रयागराज, देखिए हमारा प्रयागराज घर है तो यहीं लिख दिया, आप जहाँ से हो वहाँ का लिख दीजिए, और गांव कोई भी लिख दीजिए भाई, उसमें कौन जान रहा है कि आपका कहाँ घर है का, ठीक है ना। तो कोई भी नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सविनय निवेदन है कि हम गोविंदपुर प्रयागराज के निवासी गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, और नालियों में गंदगी के कारण मच्छरों का जो प्रकोप है इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, ठीक है ना। देखिए क्या है, देखिए इस तरह से लिखेंगे ना, वो भी एग्जामिनर पढ़ेगा तो एकदम खुश हो जाएगा कि भाई बच्चे ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से लिखा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि गंदगी में नालियों में गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही रहा, यानी ऐसा ही चलता रहा, तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। फिर आप थोड़ा एक लाइन छोड़ दीजिए बच्चों। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, एक लाइन जरूर छोड़ना है, 1-2 लाइन। फिर लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र का निरीक्षण व उचित सफाई करवाएं और आपकी महान कृपा होगी। और उसके बाद इसके नीचे लिखना चाहेंगे धन्यवाद, लिख दीजिए काली पेन में। फिर इसी के नीचे समस्त निवासीगण, दिनांक डाल दीजिए आप, तारीख यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे समस्त ये प्रयागराज यानी एड्रेस। तो इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे तो 6 में 6 नंबर, 1 नंबर तक नहीं काट सकता है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखने का ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए परेशान मत रहिए, अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट इतना कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इतना कर लीजिए, पूरा एक बार में आएगा नहीं स्क्रीन पे, हो गया। फिर उसके बाद ये कर लीजिए, ठीक है ना, अपना अच्छे से कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा कौन सा टॉपिक है जो हमें अच्छे से तैयार करना है। चलिए चौथा जो टॉपिक है बच्चों, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जीवन मतलब लेखक का साहित्यिक परिचय व कृतियाँ। कहेगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखिए व उनकी कृतियों को लिखिए। मैक्सिमम जो आपके यानी अधिकतम जो शब्द सीमा होगी वो 80 शब्द तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसमें भी होता है वही चीज़। चलिए अब देखिए इसमें आपको बच्चों बहुत ज़्यादा भटकना नहीं, क्योंकि ये 5 नंबर श्योर होते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप मान के चलिए इनको एकदम से ताला लगा लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप ताला लगा लीजिए, इसको ही तैयार कर लीजिए, तो समझ लीजिए आ गया। क्योंकि ये ऐसे, ठीक
ठीक है ना, लेखक हैं जो हर साल हर एक सेट में आते हैं। बाकी आप ऑप्शन के तौर पर 3 अगर तैयार कर लेंगे तो पूछेगा कहाँ से, हर सेट में यही दिखाई पड़ेंगे घूम फिर करके, ठीक है ना। तो ये बच्चों लेखक का साहित्यिक परिचय व कृतियाँ, इसको हमने ऑलरेडी करवा दिया है, आप सर्च करेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा वीडियो, आप देख लेना, ठीक। और उसके बाद जो 5वां टॉपिक है बच्चों, 5वां टॉपिक है वो है किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। देखिए वो गद्य के हैं, उनमें लेखक का साहित्यिक परिचय। अब हम पद्य की बात करते हैं तो ये बच्चों किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय व कृतियाँ, और इसमें आपको तैयार कौन करना है, ये भी देखिए 5 नंबर का टॉपिक है बच्चों। तो 5 10 नंबर तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसमें भी देखिए हमने 3 ही लिखा है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें भी अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, अगर इन दोनों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बस आपको एक बार देखने की ज़रूरत है और पूरा एकदम आसानी से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों टॉपिक क्या हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं छठा कौन सा टॉपिक है। जो छठवां टॉपिक है बच्चों वो है, अगर हम बात करें 7 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। और वो टॉपिक है किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम अनुवाद नहीं कर पाते हैं। डोंट वरी, हम हैं तो परेशान काहे का हो रहे हैं भैया। देखिए इसकी जो, ठीक है, अगर बात करें जितना बच्चों ये सुभाषित रत्नानी से हैं, और अथवा में जो आएंगे दोनों उसी चैप्टर से आएंगे, ठीक। तो इसमें जितने भी 8-10 हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से हमने एक्सप्लेन किया है, और आपको वीडियो मिल जाएगी बच्चों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो श्लोक है वो न चौरहारिवम, और उससे भी ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, सुखार्तिना कुतो विद्या। देखिए अगर हम बात करें तो पूछेगा कि किसी एक, देखिए अथवा में है तो दोनों में एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। कह रहा कि ना चौरहार्यम ना राजहार्यम, देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ना भ्रातिभाज्यम ना चा भारकारी, व्यय कृते वर्धता एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है कि ना चौरहार्यम, ना चोर चुरा सकता है, ना चा राजहार्यम, और ना ही राजा छीन सकता है। मतलब ना तो चोर चोरी कर सकता है और ना राजा छीन सकता है, ना भ्रातिभाज्यम, ना तो भाइयों के बीच में इसे बांटा जा सकता है, और ना चा भारकारी, और ना ही यह भार स्वरूप है, यानी ना ही यह बोझ की तरह है। और व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यय कृते का मतलब खर्च करने पर, वर्धत एवं नित्यम यानी लगातार, हमेशा, ये हमेशा खर्च करने पर, यानी सदैव ये खर्च करने पर बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में प्रधान यानी श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका संदर्भ मतलब इसका अनुवाद क्या होगा। देखिए जो अर्थ निकलेगा यहाँ से कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या रूपी जो धन है बच्चों सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना तो इसे भाइयों में बांटा जा सकता है, और ना ही यह भार स्वरूप है, यानी यह बोझ के समान है, ठीक है ना। बोझ यानी बोझ भी नहीं है ये। और व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, और ये सदैव खर्च करने पर ही बढ़ता है, ठीक है ना। इस तरह से अथवा में जो दिया बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिना सुखम, ठीक। और ये अब की बार 3 सेट में आया था, ये 2 सेट में, ठीक है ना। कह रहा कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना बोले तो बच्चों सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या यानी विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर मतलब सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले को कभी सुख नहीं मिलता है, ठीक। और सुखार्थी व त्यजेत विद्या, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। इसलिए कह रहा है बच्चों सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो 4 दिन आप अच्छे से मौज मस्ती कर लीजिए, पूरी ज़िंदगी रोइए, या तो 4 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती करिए। यही तो अंतर है बच्चों। आपको सुख
सोच रहे हैं कि आपको मतलब अपना चेहरा भी अच्छे से चमका लीजिए, एकदम बढ़िया से मेंटेन रहिए, उसके बाद बढ़िया एकदम अच्छे से घूमिए, मौज मस्ती करिए, खाइए पीड़िए, मतलब गाड़ी लेके बाइक लेके दोस्तों के साथ मज़े करिए और उसके साथ पढ़ाई करिए, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। वही यहाँ पर कहने का अर्थ है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। वही चीज़ कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। अगर सुख चाहते हो तो विद्या छोड़ दो, और कह रहा है कि अगर बच्चों विद्यार्थियों को क्या सुख छोड़ देना चाहिए, ठीक है, यानी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को यानी विद्यार्थियों को सुख छोड़ देना चाहिए। भाई अगर विद्या मिल गई तो पूरी ज़िंदगी सुख रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं हो सकता। तो ये बच्चों संदर्भ सहित जो श्लोक होगा वो 7 नंबर। अब देखिए इसमें अनुवाद वाला भी होता है तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे उसको निकाल भी नहीं पाते हैं अर्थ, तो परेशान मत रहिए रसगुल्लो, उसको भी हमने करवा दिया है, ठीक है ना। संस्कृत भाषाया महत्वम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी 7 नंबर का, अगर उसको हम जोड़ लेंगे तो लगभग 70 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। तो हम जो बता रहे हैं केवल 9 टॉपिक पढ़िए और 60 नंबर क्लियर। तो ये है 6वां टॉपिक, तो इस पर आपको बच्चों अमल करना है और इस पूरे चैप्टर का संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है ना, क्योंकि संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है, ठीक है ना, ये चीज़ लिखेंगे। और इसका पूरा अर्थ बच्चों देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहाँ से देख लीजिए, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। देखिए जो 7वां टॉपिक है बच्चों वो है जो आपको पता होना, आपके जो खंड काव्य होते हैं ना, खंड काव्य में आलोक वृत्त, ठीक। यहाँ पर आपके एग्जाम में देखिए बहुत खंड काव्य दिए रहते हैं और आपके एग्जाम में जो आएगा बच्चों आपको आलोक वृत्त वाला करना है, ठीक है ना, आलोक वृत्त करना है, ठीक दिए। और ये बात करें तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये आलोक वृत्त नहीं आता है, तो वो अपने अपने मतलब जिनमें के जिले में जो होता है उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। अगर हम प्रयागराज में बात करें इधर तो चलता है आलोक वृत्त। तो ये बच्चों खंड काव्य आएगा, चरित्र चित्रण कहेगा, क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि आलोक वृत्त के अनुसार, ठीक, आलोक वृत्त के अनुसार महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कहाँ से हैं, आपके यहाँ क्या पूछा जाता है वो आपको लिखना है। और ये टॉपिक बच्चों 5 नंबर। और चरित्र चित्रण में यानी महात्मा गांधी इसके नायक हैं, या ऐसे पूछेगा कि आलोक वृत्त खंड काव्य के महानायक का या फिर नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। और अथवा में बच्चों इसी क्वेश्चन में आएगा अथवा में कि आलोक वृत्त के किसी जैसे प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, तो इसी तरह से बच्चों सर्ग का क्या है आपको कहानी यानी उसका लिखना होगा कि प्रथम सर्ग में क्या हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों में कोई एक करना होता है और 5 नंबर श्योर हैं, ठीक। तो ये है बच्चों 7वां टॉपिक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों 8वां टॉपिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा 9 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। और ये टॉपिक है बच्चों की निबंध वाला, किस देगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर निबंध लिखिए। और निबंध की बात करें बच्चों किसी में 4 दिया था अब की बार, तो किसी में 5-5 दे दिया था, 2 से 3 सेट में तो 5 दिया था और 5 में 1 करना है। अब भाई साहब इतना भी IQ आपका कमज़ोर नहीं है रसगुल्लों कि आप 5 में से या फिर 4 में से 1 ना कर पाओ। अभी कल ही वीडियो में हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं। मेरा प्रिय कवि, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, मेरा प्रिय कवि, इस पर निबंध बच्चों। दूसरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से बोल देते हैं, और कल भी हमने इसको बताया और कल इसको हमने अच्छे से समझाया भी पूरा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है बच्चों किसान की स्थिति यानी कृषक की स्थिति क्या है भारत में, इस पर, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद अगला जो टॉपिक है यानी निबंध में वो है बच्चों वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लेना। और नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, तो भाई साहब इसको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हर साल आता है और अब की साल भी 2 सेट में आया था, लेकिन ये वाला तो 4 सेट में आया था, ये वाला बच्चों 4 सेट में आया था, ये 2 सेट में आया था और ये पूछा गया था 2 सेट में, ठीक है ना। यानी कॉमन रहते हैं आगे पीछे करके, लेकिन 4 सेट में ये पूछा था, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से देख लेना बच्चों। ये भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, सभी आए थे,
ठीक है ना। चलिए, ये है बच्चों आपका, यानी किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है और ये आपको 9 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों 9 नंबर जो है वो है जो आपके बुक्स में कहानी होती है, और ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, और ये आपको श्योर है 5 नंबर, इसमें 1 नंबर नहीं कटता है। आप अगर एक बार भी कहानी अच्छे से बस ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो समझ लीजिए 5 नंबर आपके जेब में है। कहानी क्या है बच्चों, 3 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक ध्रुव यात्रा है, बहादुर है, पंचलाइट। लेकिन पंचलाइट बहादुर केवल इन दोनों में एक देख लीजिए, बस काम हो गया, आपको तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पंचलाइट तो हर साल भाई 7 सेट बनेंगे तो 7 सेट में आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा। तो देखिए 3 है, 2-3 में क्या देगा, यही तो देगा ना। इसलिए बच्चों ये आपके स्कोरिंग, ठीक है ना, ये स्कोरिंग नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इनके ज़रिए। क्वेश्चन पूछेगा जैसे पंचलाइट अथवा बहादुर, कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है ना। इन दोनों में कोई एक कहानी का सारांश लिखिए। अथवा में करके आएगा बच्चों क्या, अथवा में यहाँ पर बहादुर, पंचलाइट या फिर ध्रुव यात्रा जो कुछ भी देगा उनका उद्देश्य, यानी उसकी कहानी का सारांश, मतलब इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इसका क्या उद्देश्य है ये चीज़। तो आप हम कोशिश यहाँ पर ध्यान देना, उद्देश्य तो थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका अगर कहानी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो इसे आप शॉर्ट में, यानी उसका अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द में आप लिख देंगे तब भी ठीक है ना। इतना भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी थोड़ा लंबी हो सकती है, 100 शब्द हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य में 80 लिख देंगे, बहुत है। तो ये बच्चों 9 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप तैयार करके 60 नंबर आप काउंट करेंगे बच्चों, तो ये जाएगा 62-63 नंबर के करीब केवल इन्हीं 9 टॉपिक के ज़रिए। इसलिए इन टॉपिक को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे बच्चों, इन टॉपिक को अच्छे से तैयार ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि पहला ही अगर हम बात करें पेपर आपका हिंदी का है, अगर तैयारी नहीं है तो 100 नंबर ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, यही आपका समझ लीजिए अच्छा मार्क दिलाएगा, ठीक। तो इन पर आप अच्छे से फोकस करिए। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।